इस नौकरानी की शादी करवाने के लिए हम एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हमें कोई पैसे चाहिए भी नहीं, हमें तो बस आपकी बेटी पसंद है। माँ, आप इसकी इतनी अच्छे घर में शादी करवा रही हैं, कहीं ये इस तरह सड़क पर रहते रहते किसी महल में न पहुंच जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये लोग भी हमारी तरह ही मिडिल क्लास हैं। वहाँ पर भी ये लड़की झाड़ू पोछा करते करते ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये सोचकर शीला रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और पूरा परिवार खुशी खुशी वापस लौट जाता है। और फिर जब ये बात आरुषि को पता चलती है, हे भगवान, न जाने मेरा क्या होगा। यहाँ तो मुझे कई रातें सड़क पर गुजारनी पड़ती हैं। मेरे मायके वाले ही मेरे ऊपर इतने जुल्म करते हैं, न जाने ससुराल वाले क्या करेंगे। आरुषि बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी चाची से डरकर वो कुछ नहीं कहती। फिर कुछ दिन बीतते हैं और धूमधाम से आरुषि की शादी आयुष के साथ हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, आओ बहू, अपने दाहिने पैर से इस शुभ कलश को गिराकर इस घर में गृह प्रवेश करो। आपकी बहू का गृह प्रवेश यही होगा? अरे हाँ, हमें तो लगा था आपके उस महल में ही आपकी बहू का गृह प्रवेश होगा। क्या? कौन सा महल? हमारे पास तो कोई महल नहीं है। आप मजाक कर रही हैं क्या? हाँ, किस महल की बात कर रही हैं? हमारे पास तो हमारा यही एक छोटा सा घर है। अरे लेकिन आपका वो 150 कमरों। अरे बहू, तो छोड़ सारी बातें, गृह प्रवेश करो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ, वरना कल पहली रसोई में तुझे उठने में देर हो जाएगी। चक्रवर्ती देवी की बात सुनकर आरुषि खुशी खुशी गृह प्रवेश करती है और सभी के पैर छूकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। आपने अपनी बहू से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई और उसे झूठ क्यों कहा? हाँ, आपने उसका गृह प्रवेश यहाँ क्यों करवाया? देखिए, हम अपनी बहू से कोई बात नहीं छुपा रहे हैं, बस कुछ दिनों के बाद उसे ये बात बताना चाहते हैं। हाँ, और वैसे भी सही समय आने पर हम खुद अपनी बहू को इस राज के बारे में बता देंगे। फिर सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह पहली रसोई की रस्म में मैंने सभी के लिए पुलाव, रायता, पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, आलू के पराठे और मीठे में खीर बना ली है। अब सभी को पसंद आ जाए। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर, क्या हुआ भाभी, नाश्ता नहीं बना क्या अब तक? आज खाना मिलेगा या नहीं? अरे बन गया, अभी लाती हूँ। फिर आरुषि तुरंत सभी को खाना परोसती है। अरे आरुषि, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी बैठ जाओ और हम सबके साथ ही खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ बहू, तू खड़ी क्यों है? बैठ और हम सबके साथ खाना खा। सभी की बातें सुनकर आरुषि डाइनिंग टेबल पर बैठती है और सभी के साथ खाना खाना शुरू करती है। बिना मतलब का ही घबरा रही थी मैं। मेरे ससुराल वाले तो अच्छे ही हैं, भले ही अमीर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे मायके वालों की तरह तो नहीं है। वाह भाभी, आपने क्या खाना बनाया है, आपके हाथों में तो जादू है। हाँ भाभी, ऐसे खाने से तो मन भी नहीं भरता। सच में पेट भर गया लेकिन मन नहीं। हाँ बहू, खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन उसके बावजूद हम तुझे तेरी पहली रसोई पर कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। हाँ बहू, हम कितने गरीब हैं तुझे तो पता ही है, इसीलिए हम तुझे गिफ्ट तो नहीं लेकिन आशीर्वाद दे सकते हैं। मुझे गिफ्ट चाहिए भी नहीं, मेरे लिए तो आप सभी का आशीर्वाद ही काफी है। और फिर आशीर्वाद से बढ़कर इस दुनिया में कुछ और है क्या भला? इस तरह आरुषि खुशी खुशी सभी का आशीर्वाद लेती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह रात को, माँ जी, ये लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। आपका सिर दर्द हो रहा था ना, आपको अच्छा लगेगा। अरे बहू, तुझे याद था? मुझे तो लगा तू सबकी तरह खाना खाकर सो गई होगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आपका सिर दर्द हो रहा हो और मैं चैन की नींद सो जाऊं? आप ये दूध पीजिए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। आरुषि शालिनी का सिर दबाती है और इसी तरह धीरे धीरे ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। अरे देवर जी, रुकिए। क्या हुआ भाभी, जल्दी बताइए, मुझे देर हो रही है। मैं जानती हूँ आपको देर हो रही है, लेकिन इस तरह बिना टिफिन लिए क्यों जा रहे हैं? मैंने टिफिन बना दिया है, ये लीजिए टिफिन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं। फिर अंकित टिफिन लेकर कॉलेज चला जाता है। इसी तरह दोपहर को, राम राम, पूरा पैर दर्द हो रहा है। अगर अभी उस घर में होते तो पैर दबाने वाली मशीन से पैर दबा लेती, अभी क्या करूं? तभी वहां आरुषि एक छोटी सी कटोरी में गरम तेल लेकर आती है। अब परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना, मैं आपके पैरों में मालिश कर देती हूँ। वैसे आप किस घर की बात कर रही थी? लगता है बहू ने मेरी बातें सुन ली हैं, लेकिन शायद अभी तक ये सही मौका नहीं है बहू को सच्चाई बताने का। दरअसल मैं तो गांव की बात कर रही थी, गांव में होती तो अच्छा होता। अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए, आप अपने पैर दीजिए, मैं गरम तेल से मालिश कर देती हूँ। फिर आरुषि चक्रवर्ती देवी के पैरों में मालिश करती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह रात को, चलो सारा काम हो गया,
एक काम करती हूँ, नेहा जी के लिए कॉफी बना देती हूँ। वैसे भी उनके बहुत सारे नोट्स हैं, उन्हें पढ़ाई करने में आसानी होगी। ये सोचकर आरुषि तुरंत कॉफी बनाती और कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही नेहा के पास जाती है। अरे भाभी, आप यहाँ इतनी रात को? हाँ, वो आप पढ़ाई कर रही थी ना, इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर आप कॉफी पियेंगी तो देर रात तक आसानी से जाग पाएंगी, इसलिए मैं कॉफी बना कर लाई हूँ। ओह थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं। इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, आप लोग भी तो कितनी ज्यादा अच्छे हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। हम सब मिडिल क्लास हैं, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। और फिर मैं घर की बहू हूँ, पैसे बचाना और घर संभालना मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर आरुषि वहां से चली जाती है। भाभी कितनी ज्यादा अच्छी है, मेरे ख्याल से भाभी को वो सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है, ये फैसला तो बड़ों का है। ये सोचकर नेहा फिर से पढ़ाई करने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। माँ जी, मैं बाहर सब्जी लेने जा रही हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। अरे लेकिन बाहर इतनी दूर मार्केट जाने की क्या जरूरत है, यही सब्जी वाला आएगा तो सब्जी ले लेना। माँ जी, यहाँ सब्जी महंगी मिलती है और मार्केट में सस्ती, इसीलिए मैं मार्केट में जाकर सब्जी लेकर आती हूँ। वैसे भी कौन सा हमारे पास 150-200 कमरों वाला घर है जो हम ठेले वालों से सब्जी ले, चांदी के भाव में सब्जी देते हैं ये लोग। इतना कहकर आरुषि मार्केट में सब्जी लेने चली जाती है। आरुषि को इस तरह मार्केट जाते हुए देखकर कुछ पड़ोसने उसे देख लेती हैं। उनकी बहू कितनी अच्छी है, सबका ध्यान रखती है और साथ ही इतनी मेहनत करके एक एक रुपया बचाती है। हाँ, जिस दिन इसे पता चलेगा कि ये किसी मिडिल क्लास घर की बहू नहीं बल्कि अरबों की मालकिन है, बेचारी के तो होश ही उड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से अब इसके ससुराल वालों को ये सच्चाई बता देनी चाहिए। इस तरह अब आरुषि की अच्छाइयां देखकर आस पड़ोस में भी बातें चलने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्केट से आते वक्त आरुषि की दोस्त उससे मिलती है। अरे आरुषि, तू अपने मायके में तो सड़क पर रहकर गुजारा करती थी, अब क्या ससुराल में भी इस तरह नौकरानी बनकर ही रह गई है? मुझे देख, मेरा ससुराल कितना अमीर है और एक तेरा मिडिल क्लास ससुराल। श्रेया आरुषि को ताना मारती है, लेकिन आरुषि उसकी बातों को अनदेखा करके वापस घर आ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। फिर शाम को, तुमने कपड़े खरीद लिए कल के लिए? तुम्हें पता है ना कल घर में पूजा है। अरे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हैं, और फिर पैसे क्यों बर्बाद करना। अरे लेकिन तुम्हारे कपड़े पुराने और फटे हुए भी हैं। अरे तो क्या हो गया, इन कपड़ों को मैं सी लूंगी। और वैसे भी कौन सा हम अरबों करोड़ों के मालिक हैं जो कबाड़ में नए नए कपड़े खरीद कर रखते जाएं। अच्छा, आप हाथ धो लीजिए, मैं थोड़ी देर में नीचे जाकर सबका खाना निकालती हूँ। इतना कहकर आरुषि वहां से चली जाती है। लगता है अब तो आरुषि को वो सच्चाई बता ही देनी चाहिए, न जाने बेचारी कब तक इस तरह परेशान रहेगी। और वैसे भी इस जैसी लड़की मिलना तो नामुमकिन है, कितनी ज्यादा अच्छी है। आज ही इस बारे में सभी से बात करूंगा। फिर आयुष फ्रेश होकर नीचे हॉल में आता है और सभी के साथ खाना खाता है। मुझे लगता है अब बहू को वो सच्चाई बता देनी चाहिए, आखिरकार उसका और कितना टेस्ट लेंगे। हाँ, बात तो सही है, लाखों में एक बहू मिली है हमें। कल पूजा के बाद ही हम उसे कुछ चीजों की मालकिन बना देंगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ये फैसला लेने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और अगले ही दिन पूजा में सभी मेहमानों का स्वागत किया जाता है। पूजा खत्म होने के बाद आरुषि सभी को चाय नाश्ता देती है। चाची, ये लीजिए चाय। हाँ हाँ, मैं तो चाय ले लूंगी, लेकिन तू अपने ससुराल में भी ये नौकरानी वाले काम ही कर रही है। अम्मा नौकरानी है तो नौकरानी वाले काम ही करेगी ना, हमें क्या। चलो तुम चाय लो। इतना कहकर रिया जैसे ही चाय लेने जाती है, जानबूझकर चाय का कप नीचे गिरा देती है। अरे ये क्या किया तुमने? इस तरह चिल्ला क्यों रही है? गलती से गिर गया, चल अभी से साफ कर दे। वैसे भी तेरी यही औकात है सभी मेहमानों के सामने जमीन पर पोंछा लगाने की। हाँ, बात तो सही है, इसकी तो किस्मत ही बेकार है, इसके नसीब में ही लिखा है सड़क पर रहना और झाड़ू पोंछा लगाना। रिया और शीला मिलकर आरुषि को सभी के सामने बेइज्जत कर रही थी और ये जब आरुषि के ससुराल वाले देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि आप लोग किसके घर में बैठे हैं। और हाँ समधन जी, आरुषि बहू की किस्मत खराब नहीं बल्कि आप लोगों से 100 गुना ज्यादा अच्छी है। वैसे ये सच्चाई तो हम आप सबको बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आप अपनी आंखों से देखिए कि असलियत में आरुषि की किस्मत कैसी है। हाँ, एक सड़क पर रहने वाली गरीब लड़की किस तरह किसी अमीर चीज की मालकिन बनती है। फिर आयुष तुरंत आरुषि का हाथ पकड़कर कार में बैठाता है और सभी मेहमानों और आरुषि के मायके वालों के साथ सभी लोग एक बड़े से महल के बाहर पहुंचते हैं। ये हम सब कहाँ गए हैं और ये महल किसका है? आप मेरी चाची की बात को इतना सीरियसली मत लीजिए, वो मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। करती है नहीं, करती थी।
और अब उन्हें पता चलेगा कि असलियत में तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। इतना कहकर आयुष आरुषि का हाथ पकड़कर बड़े से महल के अंदर पहुंचता है, जहां पूरे 150 कमरे थे। ये महल किसका है और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू, ये महल किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही है और तुम इस महल की मालकिन हो। क्या? लेकिन बहू, सवालात बाद में करना, अभी तुम जाकर कपड़े बदल कर आओ। चलिए भाभी, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। फिर नेहा आरुषि को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है और आरुषि को प्रिंसेस लुकिंग पिंक कलर की बहुत प्यारी सी गाउन पहनाकर तैयार करती है। ये हुई ना बात भाभी, आप बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल असली मालकिन की तरह। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इतना बड़ा महल, इतने महंगे कपड़े, आखिरकार बात क्या है? आप मेरे साथ चलिए, आपको सारी बातें खुद ब खुद पता चल जाएंगी। फिर नेहा आरुषि को लेकर फूलों से सजी सीढ़ियों से उतरती है। सीढ़ियों के अगल बगल सभी स्टाफ खड़े थे जो आरुषि पर फूल फेंक रहे थे। हमारी मालकिन नहीं आ गई, वो देखो। अरे बहू, तू आ गई, चल यहाँ बैठ। फिर शालिनी आरुषि को एक बड़े से सिंहासन पर बैठाती है। जब रिश्ता तय कर रही थी तब तो ये लोग मिडिल क्लास थे, और अब अचानक से इतना बड़ा महल, ये सब क्या हो रहा है? अरे अरे, अभी से ही हैरान होकर बेहोश मत हो जाइएगा, अभी तो ये बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है। बहू, अब तक हमने तुझे एक सच्चाई छुपाई थी। हम लोग मिडिल क्लास नहीं हैं, बल्कि अरबों और करोड़ों के मालिक हैं। हाँ, और अब तुम भी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हो। फिर शालिनी तुरंत एक ताज लेकर आरुषि को पहनाती और वहां खड़े सभी स्टाफ आरुषि पर फूलों की लगातार बारिश करते हैं। बहू, अब से ना सिर्फ तेरे ऊपर ससुराल की जिम्मेदारी है, बल्कि इस बड़े से खानदानी महल की भी जिम्मेदारी है, और साथ ही इस महल के 150 कमरों की तू मालकिन है। ये पकड़ घर की चाबियां। तो शालिनी सभी के सामने महल के 150 कमरों की चाबियों का गुच्छा निकालती है और आरुषि के हाथ में पकड़ा देती है। बहू, अब से तू इन 150 कमरों की मालकिन है, और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तू ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। 150 कमरों की चाबियां अपने हाथ में पकड़ते ही आरुषि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। महल में आरुषि के नाम की जय जयकार शुरू हो जाती है। देख लिया समदन जी आपने आरुषि का नसीब? कहाँ आप लोगों की वजह से बेचारी सड़क पर रहा करती थी, और अब वो 150 कमरों की मालकिन बन गई है। हाँ, इस तरह आरुषि का वक्त तो बदल गया, लेकिन आप लोगों का नहीं। इसलिए अच्छा यही होगा कि उल्टे पैर आप लोग अपने घर लौट जाइए। अब जहां एक तरफ शीला आरुषि और उसके ससुराल वालों की बेइज्जती कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आरुषि के ससुराल वाले खुद शीला को धक्के मारकर घर से बाहर निकालते हैं। साथ ही सभी मेहमान भी एंजॉय करके चले जाते हैं। मैडम, ये लीजिए आपके लिए पानी। मैडम, ये आपका नाइट सूट, आप इतना हैवी लहंगा पहनकर तो सो नहीं पाएंगी ना। मैडम, अब आप इन 150 कमरों की मालकिन हैं, तो आप हमें बता दीजिए कि घर की देखरेख कैसे करनी है। आरुषि ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। एक साथ इतनी इज्जत और सम्मान, सड़क पर रहने वाली आरुषि 150 कमरों की मालकिन बन गई थी, जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। सच में आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 150 कमरों की मालकिन बन जाऊंगी, और आज ये हकीकत में सच हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे भाभी, विश्वास कर लीजिए, क्योंकि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। आप 150 कमरों की मालकिन बन गई हैं। सच में मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? दरअसल बहू, 150 कमरों के बारे में जानते ही सभी लड़कियां हमारे घर की बहू बनना चाहती थी, और इस वजह से ये सच्चाई हमने तुमसे छुपाई, ताकि हम ये पता लगा सके कि तुम भी बाकियों की तरह लालची हो, या फिर तुम हमारे 150 कमरों की जिम्मेदारियां संभाल सकती हो। हाँ, और तुमने तो हम सब का दिल ही जीत लिया। घर में पैसों की कमी होने नहीं दी। मुझे साफ साफ तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी जिम्मेदारी और समझदारी का एहसास हो गया है। हम तुझे 150 कमरों की मालकिन अकेले में बनाना चाहते थे, लेकिन आयुष के गुस्से की वजह से ये सच्चाई सबके सामने आ गई। अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं इस बड़ी से महल और 150 कमरों को खरोंच तक नहीं लगने दूंगी। सच में, कभी मैं सड़कों पर अपनी रातें गुजारा करती थी, और आज 150 कमरों की मालकिन